हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज़ रवि। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था अलजेब्रा की, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो हम लोगों ने बेसिक वहाँ पे अलजेब्रा को सीखा था। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो कि हमारे ट्रिक को बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी कंपटीशन की, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे के एनटीपीसी या ग्रेजुएशन के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जैसे हम कैट के भी एग्ज़ाम्स को ले सकते हैं, तो उसमें जो अलजेब्रा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना कॉन्सेप्चुअल ट्रिक के, सिर्फ ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक के आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे। तो आज की जो है बेसिक हम लोग क्लास में देखेंगे कि क्या ऐसे कॉन्सेप्चुअल ट्रिक हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को विदिन 10 to 20 सेकेंड में कर पाएँ, वो भी सही। तो जैसा कि यहाँ आप फर्स्ट वाले स्लाइड पे देख सकते हो, यहाँ मैंने कुछ मेथड्स और टाइप्स को डिस्कशन किया है कि कैसे मेथड क्या क्या हो सकते हैं और उस पर बेस्ड कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो वेरी फर्स्ट आप देखो यहाँ पे डिग्री बेस्ड क्वेश्चन और उसके जो है कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि ये होते क्या हैं और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के होते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका सिमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और उस पे बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट भी होता है, आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट है वैल्यू पुट बेस्ड क्वेश्चन या जो है कॉन्सेप्ट, मतलब कि किसी क्वेश्चन में हम कैसे वैल्यू को पुट करके उन अलजेब्रिक टर्म को आसान करके सॉल्व कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग ये सब देखेंगे। फोर्थ वाला जो पार्ट है जो कि हमें हेल्प करता है एज अ कॉन्सेप्चुअल ट्रिक में, वो होता है आइडेंटिटी बेस्ड जो है क्वेश्चन, जो कि बेसिक पार्ट होता है और हम लोग क्लास 8 to 12 में ये सब चीज़ें जो है पढ़ते जाते हैं। तो आइडेंटिटी ये आपको याद होनी चाहिए, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आज की जो है क्लास में फर्स्ट 3 जो है पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें ऊपर के 3 पार्ट होंगे, ये वाले और ये वाले। तो इनको हम लोग आज बेसिकली देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। इन सब पार्ट को जो है पढ़ने से पहले हमें, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि होमोजीनियस अगर एक्सप्रेशन है तो कैसे उसका हम डिग्री निकाल सकते हैं। तो डिग्री बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं या जो कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे देखो, एक बार आप यहाँ पे रिवाइज भी कर लोगे और कुछ एडवांस भी क्वेश्चन है होमोजीनियस के, जिसकी डिग्री को निकालना हम लोग आज सीखेंगे। तो जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो है xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसमें मैंने लिखा कि डिग्री इसकी 2 है। ये कैसे, ये हम लोग पिछले पार्ट में भी डिस्कस किए थे। देखो होमोजीनियस आप कैसे जो है पहचानोगे कि सबसे पहले जो भी प्लस या माइनस के साथ एक्सप्रेशन कंबाइन होंगे उन सब की डिग्री सेम होगी। सबसे पहले आप इस तरीके से होमोजीनियस को जो है पहचानोगे। दूसरा पार्ट डिग्री यहाँ पे 2 कैसे हुआ, x के पावर 1 है यहाँ पे और y के पावर भी 1 है, तो इसमें हम लोग जो है पावर्स को ऐड करते हैं फॉर डिग्री। ऐसा नहीं कि बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेस वाला कॉन्सेप्ट वो एक डिफरेंट पार्ट है। बट सिर्फ अगर डिग्री की बात करें तो x टू द पावर 1 है और y टू द पावर 1 है, y टू द पावर 1 है और z टू द पावर 1 है यहाँ पे। इसी तरीके से z टू द पावर 1 है और x टू द पावर 1 है। तो कुल मिला जुला करके जो डिग्री आएगी वो उसकी 2 हो जाएगी। आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन और देखते हैं डिग्री के लिए। तो ये जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है पॉलिनोमियल x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 7 प्लस 1, इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 8 है, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 8, जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं, और तभी इस पार्ट को देखें, तभी वो अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर पार्ट को दिमाग में बिठा पाएंगे और समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी है, और इस पर्टिकुलर होमोजीनियस एक्सप्रेशन का आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो पावर ऊपर क्या है 3 है, नीचे क्या है 1 1 करके है,
तो इससे ये पता चला कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न के फॉर्म में है, ठीक है। और आप यहां से देखो, इस तरह के एक्सप्रेशन की डिग्री को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो a⁻³ है, यानी ऊपर के पार्ट की डिग्री कितनी है, 3 होगी, ठीक है, और नीचे की पार्ट की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो रिजल्टेंट पार्ट जब निकालेंगे तो उस केस में 3 - 1 हम कर देंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो आई थिंक आप ये बात समझ जो है पा रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस तरीके से हम काम करते हैं, जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन में, तो उनकी जो डिग्री है, जो पावर है, वो ऐड होता है और ऐड होकर के डिग्री को देता है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, है ना। और जब चीज़ें डिवाइड होती हैं तो उस केस में जो पावर है उसे हम माइनस करते हैं, तो रिजल्टेंट जो पावर आता है वो जो है डिग्री कहलाता है। इस तरीके से हम होमोजीनियस जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका हम डिग्री निकाल सकते हैं। फिर फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ वाले जो है पार्ट में आप देखो, फोर्थ वाले जो है पार्ट में आप देख सकते हो कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, और अगर इसकी बात करो तो क्या है, 1 है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। मैंने कहा ना, जब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होता है तो उनके पावर को ऐड किया जाता है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से यहाँ पे इसका जो पावर है वो क्या होगा, 1, और इसका भी जो है 1 होगा। तो उस केस में जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और डिवाइड करना है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो रिजल्टेंट जो पावर आएगा वो कट के क्या हो जाएगा, 2। और यही जो है हमारा डिग्री होगा इस पर्टिकुलर होमोजीनियस एक्सप्रेशन का। तो आई होप आप ये बात अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे, क्योंकि अगर आप ये बात अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तो आने वाले जो स्लाइड में क्वेश्चन लेंगे, जो कि हमारे एसएससी या कैट में आ चुके हैं, वो आपको करने में दिक्कत होगी। अगर आप चाहते हो 10 सेकेंड में करना, तो उस केस में आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो को रिपीट करके देखना, होप सो कि आपको बातें समझ में आ जाएं। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि जो पर्टिकुलर डिग्री बेस्ड कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है ये। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि नोट करके मैंने बात लिखा कि फॉर होमोजीनियस एक्सप्रेशन, अगर क्वेश्चन में आपके होमोजीनियस एक्सप्रेशन दिया है तो उस केस में डिग्री ऑफ क्वेश्चन विल बी सेम एज डिग्री ऑफ आंसर। मतलब कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ डिग्री से कंपेयर करके डायरेक्ट आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अब इससे अच्छा मेथड क्या हो सकता है। तो इसीलिए ना, अगर आपको ये सब मेथड पता होंगे तो ही आप जो है एग्जाम में 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को एक्यूरेटली कर पाओगे। और ये तभी है पॉसिबल, मैं कितना भी ट्रिक बता दूं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप एग्जाम में जाकर के अचानक से बहुत अच्छा जो है कर पाओ। तो आपको डेली बेसिस पे, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे मॉक्स को लगाएं। मॉक्स के जो एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट की जो सीरीज आती है उनको लगाएं। जो और खासकर एसएससी वाले जो एस्पिरेंट है वो इस बात को ध्यान रखें, एसएससी और रेलवे के एनटीपीसी वाले, कि वो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दें। देखें कि क्वेश्चन के कौन से टाइप आपके आते हैं। कैट वाले भी ये काम जो है कर सकते हैं। तो इस बात को उनको ध्यान रखना है कि हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, और खासकर मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर कोई होमोजीनियस एक्सप्रेशन है और आपको उस केस में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज इन होमोजीनियस एक्सप्रेशन और नॉट। जो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है कि नहीं, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन की डिग्री क्या है। क्वेश्चन की डिग्री जो होगी उसी डिग्री को हम लोग आंसर में मैच करेंगे। आंसर में मैच करके डायरेक्ट हम बिना कंप्लीट सॉल्व किए हम उसको डायरेक्ट अप्रोच से टिक कर देंगे और वो 100% एक्यूरेट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट है क्वेश्चन की a³ b+c a - b a - c। इस पर्टिकुलर का मैंने अभी पीछे वाली ही स्लाइड में बताया था कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा
डिग्री, वो क्या हो जाएगा 2। अब ये होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि यहाँ वाला पार्ट भी क्या है, डिग्री इसका 2 ही है, और यहाँ वाला पार्ट का भी जो डिग्री है वो 2 है। वो इसलिए इसलिए तो मैंने कहा कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये c⁻³ है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया था, सॉरी, आप यहाँ पे 3 लगा देना, तो c⁻ यहाँ पे 3 है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन है पूरा वो होमोजीनियस है, और डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे देखो डिग्री क्या है यहाँ पे 3, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। डिग्री यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट में देखो a + b + c में डिग्री क्या है इसकी 1 है, बस रिजल्टेंट जो पार्ट बचा है वो क्या हो जाएगा, डिग्री इसका क्या है 2, क्योंकि आप देख सकते हो ए बी है, यानी कि a⁻1 b⁻1 यानी कि 1 + 1 2। तो इस वाले गिवन एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 2। सो इट इज द आंसर। इस बात को जस्टिफाई करने वाले के लिए मैंने इसको जो है सॉल्व करके डिग्री को बताया भी कि कैसे हम डिग्री को निकालते हैं। एक बार और आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जो पावर है वो 3 है, यहाँ का जो पावर आएगा डिग्री वो होगा 1, यहाँ का 1 होगा, यहाँ का 1 होगा, तो इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 मिलेगा, और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास जो पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी, और वो इस पर्टिकुलर थर्ड वाले क्वेश्चन में मैच करा। तो क्वेश्चन की डिग्री आंसर की डिग्री से जैसे ही मैच किया होमोजीनियस एक्सप्रेशन के लिए, तो तुरंत आप कह दोगे वो उसका आंसर है। तो आई होप आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। मूव जो है करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें भी मैंने जो है एक क्वेश्चन ही लिया है डिग्री के जो है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में x + y + z का होल क्यूब माइनस x + y - z का होल क्यूब है, माइनस टाइम्स y + z - x का होल क्यूब, माइनस टाइम्स z + x - y का होल क्यूब है, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। और ऑप्शंस हमारे पास ये हैं, ये हैं, ये और ये हैं। तो इनमें चूज करना है क्या होगा। एक तो ये है बेसिक तरीका जो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा था कि पूरे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो, फिर आप यहाँ पे जो है चेक करो। लेकिन क्या उस तरीके से आप जो है कंपटीशन को क्रैक कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। ये सब आप लोग भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। तो बात आती है कि अब डिग्री मेथड का यूज यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिग्री है कितनी आएगी 3 है, ठीक है। अंदर की जो पावर है वो 1 है, डिग्री क्या हो जाएगी 1, लेकिन जब पावर बाहर 3 लिखा है तो 1 × 3 3 हो जाएगा। सेम एज यहाँ भी जो है डिग्री 3 है, डिग्री 3 यहाँ पे भी है, डिग्री 3 यहाँ पे भी है। सो इट इज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। अगर ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है देन हम डिग्री कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर होमोजीनियस एक्सप्रेशन नहीं होता वी कांट यूज डिग्री कॉन्सेप्ट। तो उसके हिसाब से देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो ऑप्शन हमारे डिग्री के सेम आ जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उस केस में क्या करेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि आप अच्छे से समझ पाओ कि अगर 2 ऑप्शन मैच करते हैं डिग्री के हिसाब से तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इस केस में आप देखो कि अब मैंने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट वाला पार्ट जो यहाँ पे है 24xyz, इसकी भी डिग्री 3 है क्योंकि 24 तो कांस्टेंट है, बचा xyz, x के पावर 1, y के पावर 1, z के पावर 1, रिजल्टेंट डिग्री 3, यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद 8x + y + z, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पावर क्या है, इसकी डिग्री आएगी रिजल्टेंट 1, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे हो गया 0, ये हो सकता है। तो 2 ऑप्शंस के बीच में अब हमें कंपेयर करके एक एक्यूरेट आंसर को निकालना पड़ेगा। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ की प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपकी अब क्या करेंगे। तो ऐसे केस में तुरंत हम लोग वैल्यू पुट वाले मेथड की तरफ टेंड करेंगे, जिसको हम लोग आने वाली स्लाइड में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल में उसका एक छोटा सा सैंपल यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो x प्लस जो x और y और z की वैल्यू है उसको अगर हम लोग 1 कंसीडर कर लें, ठीक है। याद ये रखना कि ये पूरा पार्ट किसी के इक्वल नहीं है, तब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान सकता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ से आंसर हमको मिलेगा वही सेम आंसर हमको जो एक्यूरेट है वो ऑप्शन में जो है दिखना चाहिए। क्योंकि इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो वो आपको इन्हीं में से कोई जो है आंसर होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी कांस्टेंट हम यहाँ पे पुट करेंगे उसको सॉल्व करने पे इनमें से ही कोई एक्यूरेट आंसर हमें मिलना चाहिए।
इसी पार्ट को हम लोग वैल्यू पुट मेथड कहते हैं, या सिंपल आप इस कर सकते हो जस्टिफिकेशन मेथड भी कहलाता है, जो हम लोगों ने बेसिक क्लास 10th में सीखा था। तो उस केस में देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो आपके पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 27। क्यों? 1 + 1 + 1 यानी 3 to the power 3 करोगे तो पाओगे 27। सेम जब आप यहाँ पुट करोगे तो पाओगे 1, 1 का क्यूब 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, बाकी साइन को मैंने यहाँ पर वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो इस केस में 27 माइनस टाइम्स 3 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 24 हमारा आंसर होगा अगर हम 111 इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो अब हमें मैच करना है, तो अब जिस वाले ऑप्शन में 24 हमें मिलेगा वही जो है हमारा आंसर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे 24 यहाँ पे दिया होता, ऑप्शन थर्ड में 0 की जगह 24 दिया होता, तो क्या वो हमारा आंसर हो सकता था? नहीं, क्योंकि वहां पे आप इस बात को ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, वो तो हम लोग पुट करके ना कर रहे हैं खत्म। एक्चुअल में एक्स वाई जेड रहेंगे एक्सप्रेशन में, इस बात को आप दिमाग में डालिएगा। ठीक है, तो पहले वाले जो सेकंड वाला पार्ट उसको मैंने पहले लिखा, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे 24। तो 24 तो आपको मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डिग्री यहाँ पे 3 नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन में जो क्वेश्चन की डिग्री होती है वही आंसर की डिग्री होती है फॉर होमोजीनियस एक्सप्रेशन। फर्स्ट वाले में बात करेंगे 24 एक्स वाई जेड, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू 111 पुट की गई तो 24 ही मिलेगा और साथ में इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये 100% एक्यूरेट आंसर होगा। बाकी किसी की जो है प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं बन रही है। तो इस बात को आप यहाँ से जस्टिफाई करके समझ गए होगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट समझने में मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि जब तक आपको जो है कॉन्सेप्चुअल ट्रिक नहीं पता तब तक अलजेब्रा को पढ़ना बेवकूफ़ी होती है। अब हम लोग थर्ड वाले जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, सेकंड वाले जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अब ये हम लोग क्यों लगाते हैं जब किसी जो है क्वेश्चन में डिग्री वाला मेथड फेल हो जाए। अब देखो जितने भी मेथड मैं बताऊंगा आपको कि ये वाले मेथड से आपको करना है, ये वाले मेथड से करना है, तो कॉमन सेंस आपको ये लगाना है कि एग्जाम के दौरान आप जब बैठोगे, जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे, चाहे वो आप घर पे दो चाहे आप बाहर जो मेन एग्जाम आपका होगा उसको दो, तो उस केस में ध्यान रखना कि सारे मेथड आपको अप्लाई करने होंगे। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन में किस तरह के मेथड को हम लगाएं तो हमें आसानी से वो आंसर दे पाएं। इसीलिए तो हम लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ मेथड को जान लेने से आप जो है एक्यूरेट नहीं हो पाओगे, आपको उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ में। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें पैटर्न पता करना पड़ेगा क्वेश्चन का। जैसे मैंने बताया कि जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है वो होमोजीनियस वाले में ही लगता है, इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में पैटर्न नहीं है यानी वो सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, जैसे हमारे दोनों हाथ के आपस में सिमेट्रिकल फॉर्म बनाते हैं, तो उस केस में अगर सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, यू कांट पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू ईच अदर, यानी ये मेथड आप पुट नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर मेथड में हम इसी कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि हमें सारे जो वेरिएबल्स दिए हैं उसको इक्वल दिखा दें, तो उस केस में वो रिजल्टेंट देता है हमें काफ़ी आसान। अभी देखते हैं कैसे। तो आप क्वेश्चन को यहां पर देख सकते हो, क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुका है 2014। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो आप देखो यहां से कि अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये कैसे ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, पहले ये देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दो, जैसे b प्लस सी लिखा तो यहां भी लिखा है c प्लस ए प्लस बी, एक पैटर्न की तरह देखो बढ़ा, देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, नीचे देखो फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में बी सी ए माइनस वन, सी ए बी माइनस वन, ए बी सी माइनस वन, यानी कि बी सी ए बी ए बी सी एक तरह का ये जो पैटर्न बना रहा है एक सिमेट्रिकल फॉर्म है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी क्वेश्चन में कि वो सिमेट्रिकल फॉर्म का है कि नहीं। तो आई थिंक आप सिमेट्रिकल फॉर्म को समझ पा रहे होगे। तो हमें इसका आंसर बताना है और ऑप्शन में मैंने दिया 0 1 2 3 और यही ऑप्शन हमारे एग्जाम में भी थे। तो उस केस में अब आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे टिक टू कर दिया 1, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे इसका आंसर हमें 1 मिला। तो इस वाले जो है स्लाइड में आप देखो, इस वाले स्लाइड में
मैंने जैसा बताया कि अगर सिमेट्रिकल फॉर्म हो तो जितने भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कितने ए बी और सी हैं, तीनों की वैल्यू को आपस में इक्वल दिखा दो। ए बी सी को मैंने इक्वल दिखा दिया। अब ए बी सी की जगह मैं ए ही जो है लिख सकता हूँ बिकॉज तीनों आपस में इक्वल हैं। तो उस केस में जो आपके पास क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे इस वाली जगह पे आपको हर जगह पे ए बी सी की जगह पे ए पुट करना है, जहां मतलब बी और सी है। तो उस केस में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब के इक्वल जब आप पुट करोगे। तो वही सेम केस मैंने यहां पर लिखा है कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर जो है ए क्यूब से कटेगा तो ए बचेगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी तब 3। आप उसको रफ और जो है रफ पेपर पे आप इसको सॉल्व करके जस्टिफाई भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप मन में ही कर लोगे। अब बात आती है कि ए की वैल्यू 3 आ गई। अगर ये सिमेट्रिकल फॉर्म था, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, तो ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ए बी सी को मैंने आपस में इक्वल दिखा दिया। तो ये रिपीट तब कर रहा है, तो मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूं इस वाले जो है पार्ट का। तो 3 टाइम्स आप देखो तो b प्लस सी है तो a प्लस ए लिख सकते हो। नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और a माइनस 1। जहां पे बी सी था बस वहां पे मैंने a पुट कर दिया, और जहां पे a था वो तो पहले से ही a है, बस वो 3 टाइम्स हो गया। ये हो जाएगा 2a, और जब आप 2a करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6। a की वैल्यू 3 है तो 2a 6 होगा। a स्क्वायर 9 बिकॉज a की वैल्यू 3 है। a माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2। जब पूरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे 1। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले जो है आप क्वेश्चन में देखो, ये भी सिमेट्रिकल का ही जो है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सीजीएल मेंस 2014 में आया था। ये पर्टिकुलर किसी दूसरे टाइम स्लॉट में था, लेकिन ये सीजीएल 2014 का ही है। अब आप देखो यहां से इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को कि इफ m माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 गिवन है। अब आपको यहीं से पता चल गया कि ये जो है सिमेट्रिकल फॉर्म है। देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक पैटर्न चल रहा है। बी सी ए बी और एम जो है तीनों जगह सेम है। ऊपर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, यानी आप आसानी से इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो कि इट इज ऑन सिमेट्रिकल फॉर्म, ये सिमेट्रिकल फॉर्म पर है। ठीक है, तो उस केस में हमें बताना है कि इसका आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो देखो इसको जो है करने का तरीका मैंने अभी जो है बताया था कि अगर सिमेट्रिकल फॉर्म हो तो आप ए बी सी को क्या कर दो, इक्वल दिखा दो, आसानी से आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे आपने ए बी सी को आपस में इक्वल दिखाया, यानी अब आप हर जगह पे बी और सी की जगह ए लिख दो, या आप कुछ भी जो है आपस में रिप्लेस कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना कि तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। तो जैसे ही आपने किया तो ये जब ये ए बी सी आपस में इक्वल दिखाओगे तो ये तीनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो उसको 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हम कर दिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। जो पीछे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाया पीछे वाले क्वेश्चन में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, अलग कुछ भी नहीं यहाँ पढ़ाया जा रहा। ठीक है, तो 3 इंटू एम माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे ए स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू पुट द वैल्यू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो और इसकी वैल्यू 3 यहां पर गिवन है। तो उस केस में देखो आपको क्या मिलेगा, ये पार्ट जो है 3 से 3 कैंसिल आउट, बिकॉज इधर मल्टीप्लाई करा उस तरफ जाकर के डिवाइड करेगा। तो आपको m माइनस ए स्क्वायर, नीचे बी सी की जगह ए लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स कि 2a स्क्वायर। तो m माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स कि m की वैल्यू क्या आएगी 3a स्क्वायर। अब हमें ऑप्शन में क्या करना है कि बस हर जगह पे ए रख करके चेक करना है कि m की वैल्यू कहां से हमें 3a स्क्वायर मिल रही है, बिकॉज हमें एक्सप्रेशन से तो 3a स्क्वायर मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहां रखेंगे तो यहां पे नहीं मिलेगा, आप रख करके देख लो 2a स्क्वायर सिर्फ आएगा। लेकिन जब आप यहां रखोगे तो आपको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल जाएगा, दैट मीन्स कि 3a स्क्वायर। जब आप b और c की जगह पे a पुट करोगे तो दैट मीन्स कि यही हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आई थिंक आप यहां तक की बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक कर सकते हो या कॉन्सेप्चुअल ट्रिक कर सकते हो, वो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इस बात को समझना। जिस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वैल्यू पुट मेथड, ये हमारे 70 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड डायरेक्ट ना हो, और कभी कभी तो उनमें भी लग जाता है। लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल है और आइडेंटिटी बेस्ड है तो आपको आइडेंटिटी याद होनी ही चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। लेकिन वैल्यू पुट मेथड हमारे 80% केसेस में काम करता है। अगर आप एसएससी या फिर एनटीपीसी के प्री की बात करोगे, रेलवे वाले जो एनटीपीसी है, वहाँ तो बिल्कुल ये काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। लेकिन जैसे आप अगर प्री को निकाल करके मेंस में गए, आई होप आप लोग प्री को निकालोगे जरूर, तो आप जब मेंस में जो है पहुँचोगे तो मेंस में पहुँचते क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है प्री के कंपैरिजन में। तो उस केस में वैल्यू पुट मेथड तो काम करता ही, लेकिन बेसिक आइडेंटिटी आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है वैल्यू पुट मेथड का, इसमें क्या, इस बात को समझाने के लिए मैं बताना, देखो वैल्यू पुट मेथड साफ साफ लग रहा है कि वैल्यू को मुझे पुट करना है ना। तो लेकिन कैसे जो है पुट करना है, क्या इसके रूल और रेगुलेशन है, उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स को लिया है। बहुत ध्यान से आप बात समझना। ये बेसिक क्लास 9th का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ट्रिक के तरीके से हम लोग कैसे यूज करेंगे हमारे एडवांस के जो है क्वेश्चन के लिए, जो एसएससी या फिर हमारे कैट वगैरह के एग्जाम में आते हैं। तो आप देखो यहां से कि x + y = 10 है ना, यहां पे मैंने दिया है। तो यहां पे x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर मैंने y की वैल्यू 1 लिया तो x क्या आ जाएगा 9। अगर मैंने y की वैल्यू -1 लिया तो x क्या आएगा 11। 10 + 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 11। ये सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैंने y की वैल्यू हाफ लिया तो x क्या आ जाएगा 9.5। यानी कि एक पार्ट जब मैं मान रहा हूं तो दूसरा पार्ट हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है। यानी एक इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स अगर मैं y की वैल्यू को पुट कर रहा हूं और x निकाल रहा हूं तो y क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट और x क्या हो जाएगा डिपेंड, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो y पे डिपेंड कर रही है। कंक्लूजन इसीलिए मैंने यहाँ पे सो ऑन लिखा है कि आप इनफाइनाइट तक ऐसी वैल्यूज को पुट कर सकते हो, पूरे रियल नंबर को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, आपको हर y के लिए एक x मिल जाएगा। तो उस केस में कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो वहां पे कोई एक ही वैल्यू फिक्स है जो कि डिपेंडेंट होगी, और दूसरी वाली वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आप एक वैल्यू कुछ मानते हो तो दूसरी वाली वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आती है। दैट मीन्स कि अगर एक क्वेश्चन यानी एक इक्वेशन गिवन है तो उस केस में अगर 2 वेरिएबल हैं तो किसी एक को हम मान सकते हैं और एक क्या है फिक्स्ड है। मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर एक इक्वेशन आपको दिया गया है और उसमें 2 वेरिएबल हैं तो एक जो इसमें वेरिएबल वो फिक्स्ड होगा। जितना इक्वेशन होगा उतने वेरिएबल फिक्स्ड होते हैं। हमारे पास फिलहाल में एक ही इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल क्या होगा फिक्स्ड होगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है कि x + y = 10, x - y = 5। सिंपल मैंने यहाँ पे जो है एलिमिनेशन मेथड लगाया क्लास 9th वाला। तो यहाँ से हम लोगों ने ये जाना कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो y से y जो है कैंसिल आउट होगा। 2x की वैल्यू क्या आएगी 10 + 5 15। दैट मीन्स कि x की वैल्यू 7.5। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन दिस और दिस, देन वी गेट y = 2.5 है ना। तो अब आप इस बात को समझो कि यहां पर अब मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या है फिक्स है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 7.5 है, y की वैल्यू 2.5 है, जो कि दोनों इक्वेशन को जस्टिफाई करेगी। क्या इनके अलावा कुछ और हम यहाँ पे पुट करके जस्टिफाई करा सकते हैं जो दोनों को करें? तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आपको 2 इक्वेशन गिवन है और 2 ही वेरिएबल वहां पर हैं तो दोनों वेरिएबल फिक्स्ड होंगे। मैंने बताया था ना कि जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे वैल्यू पुट मेथड पे बेस्ड होंगे। तो इस वाले में आप देख सकते हो कि इफ a + b = 1 जैसे मैंने दिया
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू मैंने k ले ली और k की वैल्यू ही पूछा, मतलब इनडायरेक्टली मुझे इसी की वैल्यू बतानी कि क्या होगा, और ये यहाँ पर गिवन है a प्लस बी की वैल्यू 1 दिया गया, हमें बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, और ऑप्शंस मैंने यहाँ पे प्रोवाइडेड किए 0 1 5 3, यू हैव टू चूज द एक्यूरेट ऑप्शन। अब आपको देखते हैं कि अब यहाँ पे देखा जाए कैसे हम एक्यूरेटली इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू पुट मेथड। तो मैंने जैसा अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया कि जब एक इक्वेशन आपके पास है और उसमें दो वेरिएबल हैं तो एक ही वेरिएबल फिक्स्ड है, एक आप अपने हिसाब से मान सकते हो, कुछ भी मानो, रियल नंबर में आप कुछ भी मानो, लेकिन सेंस ये लगाना कि वही माने जिससे आसानी से रिजॉल्व होकर के दूसरा वाला आंसर हमें मिल जाए, दूसरे वाले वेरिएबल का आंसर हमें मिल जाए। अब हम फ्रैक्शन में बैठ के मान रहे हैं तो उस केस में क्वेश्चन में की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, अदरवाइज आंसर आप उससे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें जितनी भी वैल्यूज उसको आप पुट करके जस्टिफाई करके देख लेना। ये जो मेथड है ये 100% एक्यूरेट और वेरीफाइड मेथड है, ये कोई सिंपल सी ट्रिक नहीं है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही काम करेगी, ये यूनिवर्सल यानी सारे क्वेश्चंस में काम करेगी जहां पर इस तरह की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया कि b को मैंने 0 जो पुट कर दिया, आप चाहो तो b को 1 भी ले सकते हो, ऐसा रखो जिससे कि आसान हो जाए और आसानी से हमें दूसरे वाले की वैल्यू मिल पाए। ठीक है, तो a की वैल्यू तब क्या मिल जाएगी 1, अगर आप b की वैल्यू 0 पुट करते हो तो a क्या मिलेगा आपको 1। अब उस केस में अब आपको दो वैल्यूज यहाँ मिल गई, उसको यहाँ पे आप रख दो और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। a की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब किया 0 है तो 0 का क्यूब किया गया, फिर 3ab यानी 3 इंटू 1 इंटू 0 3ab, तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे 1, क्योंकि ये सब पार्ट तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो ये वाला पार्ट है वो हो जाएगा 0। 1 का क्यूब 1 होता है तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, और k जो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab के इक्वल है, दैट मीन्स कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज की जो है क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में वैल्यू पुट मेथड पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो इस वाले जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इज गिवन एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 3, ये भी दिया गया है, और आपको निकालना इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू a बाई बी प्लस b बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस a बाई सी प्लस b बाई सी और प्लस c बाई b की वैल्यू ऐड करने पे क्या आएगी, यानी पूरा जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बताना है। ये भी हमारे जो है एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पहले कैट के एग्जाम में पूछे जाते थे, बट कैट का जो सिनेरियो होता है, जो क्वेश्चन आते हैं उसके, एसएससी उसको फॉलो जरूर करता है। ठीक है, खासकर मेंस के एग्जाम में करता है। अब आप देखो यहाँ पे कि हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, एक और ये, ठीक है, और 3 वेरिएबल है, ए बी सी, यहाँ पे 3 वेरिएबल है बट 2 इक्वेशन दिया गया है। इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल फिक्स्ड हैं और एक की वैल्यू को आप मान सकते हो। अब आप ए मानो चाहे बी मानो चाहे सी मानो, और ऐसा मानो जिससे कि क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो और साथ में आपको आंसर मिल पाए आसानी से, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन आपको नहीं लाना है और साथ में क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो। जैसे अगर आप सी की वैल्यू को यहाँ पे 0 मानते हो तो उस केस में 1/0 यहाँ से बन जाएगा, और एक बार अगर ये 1/0 बन गया तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। अब ये तब उस केस में डिफाइंड ही नहीं होगा, तो उस केस में ऐसा कुछ आपको नहीं मानना जिससे डिफाइंड ही ना हो पाए क्वेश्चन डिफाइंड हो, प्लस आसानी से आपको जो अदर वेरिएबल जो डिपेंड कर रहे हैं वो आसानी से आपको आंसर दे दें, ऐसा कुछ आपको सोच करके मानना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हम मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 को मान लिया, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 3, बिकॉज 4 माइनस 1 क्या होगा 3। यहाँ मैंने अगर c की वैल्यू को 1 पुट किया तो a प्लस बी क्या मिल जाएगा 3। इसी तरीके से c की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस वाली जो है स्लाइड पे क्वेश्चन को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसको मैंने फिर से राइट डाउन किया, a बाई बी प्लस b बाई ए प्लस c बाई ए प्लस a बाई सी प्लस b बाई सी प्लस c बाई बी। अब यहाँ पे सिंस
मैंने c इज इक्वल टू 1 देखो माना था, तो c इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो a बाई बी प्लस b बाई ए प्लस c की जगह 1 बाई ए हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखो a बाई 1 करोगे तो a पाओगे, b बाई सी यानी b बाई 1 करोगे तो b पाओगे, c बाई b मतलब कि 1 बाई b यहाँ से हो जाएगा बिकॉज c की वैल्यू 1 है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अब देखो इसके बाद इस पार्ट को मैंने वैसे ही लिख दिया, a बाई बी प्लस b बाई ए को लिख दिया। a प्लस b की वैल्यू पीछे वाली स्लाइड में कितनी निकाली थी 3, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू पीछे वाली स्लाइड में कितना निकाले थे 2, तो 3 प्लस 2 करके यहाँ पे लिख दिया। समझ पा रहे होगे आप लोग। तो उस केस में 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, बाकी मैंने a बाई बी प्लस b बाई ए को लिख दिया और इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया। अब किसी तरीके से अगर हमें a बाई बी प्लस b बाई ए की वैल्यू मिल गई तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ पुट करेंगे और पुट करके ऐड कर देंगे 5 में, तो हमें फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको निकालने के लिए जो पीछे वाले दो जो है इक्वेशन मैंने बनाए थे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा a प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 है और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 6। अब इस साइड वाले को भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू मल्टीप्लाई करो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा, a इंटू 1 बाई बी, ए बाई बी ये यहाँ पे 1 लिखा है, और b इंटू 1 बाई ए दैट मीन्स कि b बाई ए, और b इंटू 1 बाई बी क्या हो जाएगा 1, बी सी बी जो है कैंसिल आउट, बचेगा 1। और इस तरफ आपने 6 को सॉल्व किया ही था। तो उस केस में देखो क्या मिल जाएगा आपको, a बाई बी प्लस b बाई ए की वैल्यू 6, यहाँ से आप क्या करोगे 1 प्लस 1 2 यानी 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4। दैट मीन्स कि a बाई बी प्लस b बाई इज इक्वल टू 4, और इस 4 को आप जब यहाँ पुट करोगे तो क्या पाओगे 4 प्लस 5 9। इसीलिए मैंने फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लिखा कि फोर्थ में जो आपको a बाई बी प्लस b बाई ए का आंसर मिल रहा है 4, अगर आप उसको इस वाले में पुट करोगे देन यू गेट 9 विच इज आवर आंसर, जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या है आंसर है। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होगे। आज की क्लास में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और वैल्यू पुट मेथड पे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे और अच्छे एग्जाम में आ चुके हैं, लाइक एसएससी, एनटीपीसी और कैट में। फिलहाल में आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आ गई होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।